तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि यह वीडियोस मैथ में कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए है, पर ऐसा क्यों? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत, इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम पूरे मैथ को बेसिक लेवल से सिखाएंगे, जो आप नहीं जानते होंगे अगर कमज़ोर विद्यार्थी होंगे। तो अगर आपको पता है ये सारा चीज़ें तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप अपना समय बर्बाद क्यों करेंगे। लेकिन अगर आप एक कमज़ोर विद्यार्थी है, मैथ आपको समझ में नहीं आता है और मैथ को आप शुरू से सीखना चाहते हैं, जीरो से सीखना चाहते हैं, आपको अगर कुछ पता नहीं है, तो इस सीरीज को ज़रूर फॉलो करें। और हमको आशा है, हमें उम्मीद है कि अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं, आप इस सीरीज को पूरा कंप्लीट देखते हैं, तो आपका जो मैथ का जितना भी बेसिक है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। साथ में बेसिक से हम आपको एडवांस लेवल की ओर ले जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप मैथ में बहुत कमज़ोर विद्यार्थी हैं तो इस सीरीज को ज़रूर फॉलो करें। इस सीरीज के अंतर्गत हम 10th के एनसीईआरटी बुक के सारे सवालों के सॉल्यूशन को आपको देंगे। हम मैथ के सारे सवालों को हल करेंगे इस सीरीज के अंतर्गत। तो आज का हमारा जो पहला वीडियोज है वो वास्तविक संख्या पर है, रियल नंबर पर है। ये आप देख सकते हैं वास्तविक संख्या पर है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है, साथ में परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अगर ये सारा चीज़ आपको पता है तो वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं, नहीं तो अगर आप इन सारी चीज़ों को एक एक करके समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और आज की इस वीडियो में हम आपको इन सारे टॉपिक को एक एक करके पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। और आप अगर मैट्रिक के स्टूडेंट है, ठीक है, बिहार बोर्ड मैट्रिक के स्टूडेंट है और आप मैथ में कमज़ोर है और आपको नहीं आता है मैथ बनाने, तो इस सीरीज को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक करके और समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वास्तविक संख्या को। तो एक बात पहले मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि ये जितना भी मैं पढ़ाऊंगा इसमें जो परिभाषा होगा, डिफिनीशन हम लिखने नहीं जा रहे हैं, हम केवल चीज़ों को समझेंगे। और अगर आपको इन सारी चीज़ों का परिभाषा चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर के इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। टोटल पीडीएफ में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे आप घर पर लिख लेंगे। तो हम एक एक करके इसमें केवल चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं और सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्या को। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होता है? तो किसी भी वास्तविक संख्या वैसी संख्या होती है जिसका जो वर्ग होता है कभी भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है, उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिभाषा मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, लिंक में, पीडीएफ में डाउनलोड करके आप लिख सकते हैं। तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या होती है जिसका जो वर्ग होता है वो कभी भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है। यानी कि अगर हम उसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, तो वो कभी माइनस में नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले, अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, है ना। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम 5 का स्क्वायर 25 कर रहे हैं तो यहाँ पर जो 25 आ रहा है ये क्या आ रहा है? धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, तो ये क्या है? 5 वास्तविक संख्या है। वैसे ही अगर हम -3 का भी वर्ग करें तो यहाँ पर कितना आएगा? 9 आएगा, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, तो ये क्या है? वास्तविक संख्या है। वैसे ही अगर हम क्या करें कि √2 का स्क्वायर करें तो हमारा क्या आएगा? 2 आएगा, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, तो क्या है? यह वास्तविक संख्या है। तो इस तरह से वैसी हर संख्या जिसका वर्ग क्या है कि अऋणात्मक पूर्णांक होता है, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है, अऋणात्मक पूर्णांक होता है, उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। साथ ही कुछ और देख लेते हैं साथ में। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि -√5 का अगर स्क्वायर, अगर -√5 का स्क्वायर करें तो इसको भी अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 5। तो ये भी जो -√5 है वो भी क्या है? हमारा वास्तविक संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर हम वही अगर संख्या यहाँ पर ऐसे रहता हमको, अगर वही रहता क्या कि -5 का अगर रूट अंडर रहता, तो ये जो हमारा संख्या होता, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट जो है इसको स्क्वायर से हट जाएगा और यहाँ पर हमारा -5 बचेगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये माइनस में √5 है, ठीक है, माइनस में रूट जो -5 है, यह वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है -5 आ रहा है, तो ये वास्तविक संख्या नहीं होगा। ऐसी स्थिति में इस संख्या को हम अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये जो संख्या होगा ये क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये काल्पनिक संख्या होता है या अवास्तविक संख्या होता है। तो इस तरह से आप परिभाषा दे सकते हैं कि हर वो संख्या जिसका वर्ग और ऋणात्मक पूर्णांक हो वास्तविक संख्या कहलाता है। या इसको आप एक ढंग से और परिभाषित कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्या के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को मिलाने से जो समुच्चय बनता है उस समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्योंकि
यह जो वास्तविक संख्या बनती है वो परिमेय संख्या और प्लस में अपरिमेय संख्या, ये दोनों संख्याओं को मिलाने पर बनती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को मिलाने से जो समुच्चय बनता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं परिमेय संख्या को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिमेय संख्या को। तो यहाँ पर हमारा परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या के लिए परिभाषा आप देख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वह क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे पहचाने, इसके ऊपर ऑलरेडी इस टॉपिक पर मेरा एक वीडियोज है डिटेल्स में, अगर आप चाहें तो उस वीडियोज को जा करके देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैंने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचाने उस पर डिटेल्स में बात की है मैंने उस वीडियो के अंतर्गत। तो इस वीडियोज में हम बात करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, बट यहाँ पर ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको इन संख्याओं को भी देखना है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में लिख सकते हैं मतलब कि बटा में लिख सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे हम 5 बटा अगर 6 बटा 5 लिख ले तो ये क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको बटा में लिख सकते हैं। वैसे ही 1 बटा 2 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसे बटा में लिख सकते हैं। और भी संख्या है जैसे कि 2, क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बटा के नीचे 1 छिपा रहता है। तो हम यहाँ पर अगर लिखे तो इसको चाहे तो 2 बटा 1 लिख सकते हैं। वैसे अगर हम चाहे 5 बटा 1 लिख सकते हैं 5 के अंदर, तो 5 भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अब एक क्वेश्चन और है, अगर आपसे पूछा जाए कि 0 क्या होगा? परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा? तो 0 परिमेय संख्या है या नहीं है? तो ऐसे कंडीशन में 0 भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम 0 को भी तो ऐसे लिख सकते हैं 0 बटा 1, 0 बटा 1 लिखा जा सकता है कि नहीं? तो अगर 0 बटा 1 लिखा जा सकता है तो ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर वही 1 बटा 0 हो जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्या था कंडीशन कि जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो q है वो 0 के बराबर नहीं हो तो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। यानी कि 1 बटा अगर हमारा 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर 5 बटा 0 हो गया क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि q का जो मान है वो हमेशा क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपरिमेय संख्या को। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है? जस्ट इसके अपोजिट होता है। अगर हम किसी संख्या को p बटा q के रूप में नहीं बदल सकते हैं, यानी बटा में नहीं लिख सकते हैं, तो वह क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, और वहां पर भी सेम कंडीशन होगा जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे अगर हम बात करें √2, क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर √2 का हम अगर मान निकालेंगे तो दशमलव में अगर इसका हम मान निकालने का प्रयास करेंगे तो ये कभी कटेगा नहीं, ये कभी समाप्त नहीं होगा। इसका जितना हम दशमलव में निकालते जाएंगे, इसका जो दशमलव प्रसार होगा न तो वो शांत होगा और न ही अशांत आवृत्ति होगा। मतलब कि अशांत आवृत्ति भी नहीं होगा, और क्या होगा कि ये शांत दशमलव भी नहीं होगा, ये अशांत अनावर्ती होगा। यानी कि ये बढ़ते जाएगा, जब तक हम निकालेंगे तब तक निकलते रहेगा। तो इसको हम क्या है? बटा में नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि अगर इसका दशमलव प्रसार शांत होता या अशांत होता दशमलव प्रसार तो हम इसको बटा में बदल सकते थे, लेकिन भिन्न में बदल सकते थे, लेकिन इसको हम भिन्न में नहीं बदल सकते। इसलिए क्या हो गया? √2 जो है सो अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, पाई का भी जो मान होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। कभी कभी आपकी एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए कि पाई एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आपको याद रखना है पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है, अगर पाई का वैल्यू 22/7 पूछे तो आपको याद रखना है ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन वही आपसे पूछा जाता है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि π/2 क्या होगा? परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा? तो आपको याद रखना है कि अगर अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या या परिमेय संख्या से भाग देंगे या परिमेय संख्या से जोड़ करेंगे या परिमेय संख्या से घटाव करेंगे या परिमेय संख्या से गुणा करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वह क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है, मतलब कि अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे कि अगर पाई है तो π/2 करे या 2π करे तो हमारा जो आंसर होगा वह क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। जैसे कि 2π/2 क्या है? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यह अपरिमेय संख्या है। चलिए अब क्या करते हैं कि हम प्राकृतिक संख्या ये सब चीज को जानते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या को। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या को जानते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर भी कहा जाता है, इसको कैपिटल एन से शुरू किया जाता है। ठीक है, तो एक जो होता है 1 2 3 4 5 6 मतलब
इसको परिभाषित आप इस तरह से कर सकते हैं, कह सकते हैं कि गिनती की सारी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एल से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ लो 1 2 3 4 5 6 मतलब कि जो होता है वह प्राकृतिक संख्या होता है। चलिए अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या के बारे में बात करने से पहले आपसे हम एक गाने की सुनाते हैं। क्या आप गाना ये सुने हैं? तोहरा बिना ना होई जीवन पूरा, जैसे कि सीता बिना राम जी अधूरा। यहाँ पर जो है मतलब ये कह रहा है कि जिंदगी जो है पूरा नहीं होगा इससे। तो उसी तरह से ये जो है बेचारा पहले से अधूरा था, इसको जो है पाठ उसका जिंदगी पूरा होगा। उसी तरह से यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्या होता है ना, ये भी पूरा पूर्ण संख्या कब होता है, जब यह 0 से मिल जाता है। ठीक है, बिना 0 के पहले जो है ये भी क्या है कि बिना 0 के पहले ये भी जो है अधूरा रहता है। जैसे इसको 0 मिल जाता है इसी समूह में आकर के, जब 0 जुड़ जाता है, ये 1 2 3 4 5 है, 5 6 ये जो अनंत पर डॉट डॉट है, ये जो प्राकृतिक संख्या है ना, इसमें आके 0 जुड़ जाता है तो ये बेचारा भी क्या होता है, पूरा हो जाता है, यानी पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, ये भी इसके लिए क्या रहता है, अधूरा रहता है। ठीक है, तो जो पूर्ण संख्या है उसमें अगर परिभाषा देना आपको तो कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर जाती है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। या आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि वैसी संख्या मतलब कि अगर हम प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में 0 को मिला देंगे तो जो समुच्चय बनेगा वह क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। इस तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि वैसी कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में 0 को मिलाने से जो समुच्चय बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को कैपिटल W से लिखा जाता है। कैपिटल W से इक्वल होगा 0 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये होता है पूर्ण संख्या। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या। ये तो पूर्ण हो चुका है बेचारा, 0 के पार करके तो पूर्ण हो गया, लेकिन पूर्ण में अब कुछ अंक बाकी है। अगर पूर्ण में कुछ अंक और मिला देंगे बाकी वाला तो वो हो जाएगा क्या, पूर्ण अंक। ठीक है, पूर्ण अंक हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। इसमें बाकी क्या है, हम 0 1 2 3 4 ये सब तो देखते किए हैं, ये हले है। इसमें बाकी क्या है कि इसमें धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, ऋणात्मक इसमें मिला देंगे, जैसे -1 -2 -3 -4, ये क्या हो जाएगा, इधर डॉट डॉट ये बढ़ते चला जाएगा, ये संख्या रेखा होता है। ठीक है, तो ये इधर पूरा हो गया। यहाँ पर क्या किए, यहाँ माइनस को भी मिला दिए, ये क्या किए कि प्लस को भी मिला दिए और 0 को भी मिला दिए, तो ये क्या होगा, पूरा अंक हो गया। इसलिए इसको कहते हैं पूर्ण अंक, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो इस तरह से अगर इसको आपको परिभाषित करना हो तो आप कह सकते हैं कि धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या तथा 0 को मिलाने से जो समुच्चय बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या का समुच्चय। चलिए अब जानते हैं सम संख्या और विषम संख्या को। सम संख्या और विषम संख्या काफी सिंपल है, आपको ये बताया होगा पढ़ने से, और नहीं तो चलिए बताते हैं क्या होता है। सम संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसको 2 से भाग करने से 0 बचे, यानी कि 2 से पूरा डिवाइड होता है। जैसे मान लेते हैं कि 4 है, 2 है, 6 है, 8 है, 10 है, 2 अगर हम इसको क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से अगर भाग देंगे तो 0 बचेगा। तो इसीलिए यह क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए क्या परिभाषा दे सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, 2 से भाग देने पर 0 बचे। जैसे 10 का भाग बचेगा 2 से, तो ये क्या होगा, 5 2 10 कट गया, ये क्या है, पूरा विभाजित हो गया। तो जो 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा वह क्या हो गया, सम संख्या। और इसी के विपरीत जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होगा उसको हम कहते हैं क्या, विषम संख्या। जैसे 7 हो गया, 9 हो गया, ये क्या हो गया, विषम संख्या। ठीक है, जैसे अगर इसमें हम भाग देंगे तो 1 से 6 बचेगा, इसमें हम भाग देंगे तो 1 से 6 बचेगा। तो ये सारे अंकों को अगर हम डिवाइड करेंगे, मतलब 2 से अगर भाग देंगे तो यह क्या होगा, 1 बचेगा, इसलिए यह क्या है, विषम संख्या। ठीक है, इस तरह से यह हो जाएगा विषम संख्या। तो यह क्या हो गया, सम संख्या, ये हो गया विषम संख्या। इस तरह से आप सम संख्या के लिए लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, जिसमें 2 से भाग लेंगे, सम संख्या, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे वह क्या हो गया, विषम संख्या। चलिए अब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को देख लेते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या भी एक दूसरे के विपरीत होता है। तो देखिए भाज्य संख्या क्या होता है कि जो किसी न किसी अंक से भाग लग जाए, किसी अभाज्य संख्या से क्या हो कि भाग लग जाए तो वो हो गया भाज्य संख्या। और जो किसी भी एक और स्वयं को छोड़ करके किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो वह होता है अभाज्य संख्या। जैसे 2, ठीक है, एक से बड़ी वैसी संख्या जिसमें क्या हो कि किसी भी संख्या से स्वयं और एक को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया,
5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। तो अगर हम 2 में भाग लेंगे तो या तो 2 से भाग लेगा, नहीं तो 1 से भाग लेगा। इसके अलावा किसी अन्य अंक से विभाजित नहीं होगी। तो 2 क्या हो गया? अभाज्य संख्या। वैसे ही अगर हम बात करें 3 के बारे में, तो 3 में भी क्या होगा? या तो 3 से भाग लेगा, नहीं तो 1 से भाग लेगा। तो 3 भी क्या होगा? अभाज्य संख्या। 5 में अगर देखें तो 5 या तो 5 से भाग लेगा, नहीं तो 1 से भाग लेगा। तो ये भी क्या होगा? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिस जो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या जस्ट इसके विपरीत होता है, जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जाता है, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। या अभाज्य संख्या को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे 4, तो 4 है तो 4 और 1 के अलावा इसमें 2 से भी तो भाग लग जाएगा, 2 गुणे 2। इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या है? भाज्य संख्या। वैसे ही अगर हम 9 की बात करें तो क्या होगा? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 3, यानी कि इसमें 3 से भी भाग लग सकता है, तो ये अभाज्य संख्या। वैसे ही अगर हम बात करें 15, तो इसको 3 गुणे 5 अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या होगा? भाज्य संख्या है। इसमें 5 और 3 से भी डिविजिबल होगा, एक और स्वयं को छोड़कर, तो यह हो गया भाज्य संख्या। चलिए अब एक देख लेते हैं हम अपना सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होता है? ठीक है, तो अब देखते हैं हम सहभाज्य संख्या। तो हमारा सहभाज्य संख्या वैसा दो संख्या, ठीक है, वैसी दो संख्याएं जिसका HCF क्या हो, HCF क्या हो, हमेशा एक है, तो हम सहभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे अगर हम 15 और 16 का HCF निकालेंगे तो एक आएगा, तो ये जो दोनों संख्याएं हैं वह क्या हो गई? अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, सॉरी सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या का परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि वैसी दो संख्याएं जिसका HCF हमेशा क्या हो? एक हो, उसे हम क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या कहते हैं। एक क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है, आपसे पूछेगा कि यदि A तथा B सहभाज्य संख्याएं हैं तो उसका HCF कितना होगा? तो आपको अभी पता है सहभाज्य संख्या का HCF एक होता है, तो आप एक पर टिक कर सकते हो। क्या कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कहेगा कि दो लगातार संख्याओं का HCF होता है, तो आपको याद रखना है एक होता है, और दो जो लगातार संख्याएं होती है वह सहभाज्य संख्या होती है। जैसे कि 14, 13, 15, 16 या कुछ भी ले सकते हैं, 18, 19, जो दो लगातार संख्या होती है वह सहभाज्य संख्या होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपके सिस्टम को और आपको सिखाएंगे कि HCF कैसे बनाया जाएगा, विभाजन एल्गोरिथम किसी करके आपको आगे नहीं पढ़ना है। तो आप तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।